उन्होंने कहा कि आपको ये मौसीकी पसंद आ रही है, आप तो आमतौर पे ऐसी वो नहीं सुनते। मैंने कहा यार गायकी एक अलग बात है, वो जो कह रहा है ना ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो बात की जा रही है ये बात तो आज की जो नस्ल है, आज जो पंजाब का अलमिया है या उस खित्ते की जो आज जो मारूजी सियासत है, ये उस पे बात की जा रही है। जिस तरह का पंजाब जो है वो जंग ढिल्लों के जहन में बसा हुआ है, एक गैर मुनक़सिम पंजाब है, एक वो पंजाब जिसकी अभी तकसीम नहीं हुई। अब उनके बड़ों ने किस अंदाज से अपनी औलादों के सामने अपने शहरों को याद किया हो, वो अपने शहरों को याद करके कैसे रोए होंगे या कैसे बताते होंगे हमारे शहर जो है वो कैसे, हम कहां रहते थे, हमारे बाप दादा जो है, जैसे एक मिसरे में आया कि सोन सिंह शेतल दा सिख राज पढ़ दी, कि वो अपनी तारीख से भी जो है, और उसने अपने कमरे में जो है वो रानी जिंदा की तस्वीर जो है वो टांगी हुई। तो वो आदमी जो सड़क के दरमियान आ खड़ा हुआ था, झंग का मकामी आदमी, उसने कीट्स की वही बात दोहराई जो चंद दिन पहले बलराज साहनी पढ़कर आए कि शायर को अपनी माँ बोली में लिखना चाहिए। अब वो बलराज साहनी जो है वो हैरान आंखों से उस आदमी की तरफ देख रहे थे कि यार जो बात मैं अभी चंद दिन पहले पढ़कर, जिस बात ने मुझे मजबूर कर दिया, जो बात मैंने बहुत बड़े शायर की किताब में पढ़ी है, बहुत बड़ी अहम पढ़ी, वो एक आम आदमी की, वो एक आम आदमी जो है वो मुझे जो है वो सड़क के दरमियान आकर वही बात कह रहा है। उसने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा और इस आदमी का ये जो खिता जो है वो पंजाब है, तकसीम के बाद जो है इसका कुछ अरसा तो अपने जख्म सहलाने में गुजर गया, अपने जख्मों पर पट्टियां और मरहम लगाने में जो है वो गुजर गया। जब लोगों को तकसीम के कुछ अरसा के बाद उनके हवास जो है वो बहाल हुए और लोग जो है वो एक अपनी पुरानी सरशारी में वापिस आए, तो उनको ये लगा कि इस तकसीम ने वो हमारे कोई अंदर भी। आप जब भी ये लफ्ज बोलते हैं मेरे दिल पर आरा चलता है जब आप कहते हैं सरहद पार। बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि हमारे अपने लोग जो उधर हैं या इधर है, क्योंकि हम इन सरहदों के कायल नहीं। दोस्तों, कोई 1.5 माह पहले की बात है कि पंजाबी सिंगर टाइगर ने मुल्तान के टाइटल से अपना एक गीत रिलीज किया। इस गीत की बज़ाहिर फजा एक रोमानवी गीत की फजा थी, लेकिन जब हमने अपने दोस्तों के साथ बैठकर इस गीत को सुना तो ऐसा लगा कि ये बज़ाहिर एक रोमांटिक गीत नजर आने वाला गीत अपने अंदर बहुत सी कहानियां भी लेकर चल रहा है। इस गीत में मुख्तलिफ शहरों के नाम किरदारों की तरह नजर आने लगे, जैसे मुल्तान, कसूर, मियांवाली, डेरा गाजी खान। हम जो मुल्तान में बैठे हुए लोग हैं, हमारे लिए इस गीत में एक खास तरह की अट्रैक्शन। जब हमने इस गीत के हवाले से मजीद कुछ रिसर्च की तो पता चला कि ये गीत जंग ढिल्लू साहब का लिखा हुआ है, जो एक मारूफ पंजाबी शायर और मन्ने परमन्ने गीतकार है। सच्ची बात यह है कि इस गीत की गायकी से ज्यादा इसकी शायरी ने हमें अट्रैक्ट किया, अपनी जानिब रागिब किया। जब इस शायरी पर हमने मजीद कुछ गौर किया तो ऐसा लगा कि ये गीत जैसे हमसे ही मुखातिब हो। सो इस गीत पर हमने एक खसूसी गुफ्तगू के लिए अपने दो दोस्तों को खास तौर पर मदऊ किया है। मेरे साथ जनाब आबिद मलिक साहब हैं और जनाब सरफराज आरिश। मेरे ये दोनों दोस्त जदीद उर्दू गजल के नुमाइंदा शायर हैं। आबिद मलिक साहब का ताल्लुक मियांवाली से है, जबकि सरफराज आरिश का ताल्लुक जो है वो सियालकोट से है। उर्दू में भी शेर कहते हैं और पंजाबी शायरी से भी
इनका ताल्लुक है। तो हम आज टाइगर और जंग ढिल्लों के गीत मुल्तान पर अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जंग ढिल्लों साहब का मुख्तसर तारुफ यह है कि इनके बुजुर्गों ने पिशावर यानी खैबर पीके से हिजरत की और ये खानदान जो है वो लुधियाना में आबाद हुआ। जंग ढिल्लों ने फेसबुक पर अपनी शायरी शेयर कर करके लोगों की तवज्जो हासिल की। आहिस्ता आहिस्ता पंजाबी गाने वाले सिंगर्स इनकी शायरी की तरफ रागिब हुए और एक वक्त वो आया कि ये एक नामवर जो है वो गीतकार बन गए। आज इनके गीत बहुत सारे नामवर सिंगर्स गा चुके हैं। जंग ढिल्लों का एक एजाज ये भी है कि सिद्धू मूसेवाला ने अपनी जिंदगी में अगर किसी और शायर का लिखा हुआ गीत गाया है तो वो यही जंग ढिल्लों है। इनका ये गीत मुल्तान अपने दामन में बहुत सी कहानियां लिए हुए है। बजाहिर रोमानवी फजा का हामिल नजर आने वाला ये गीत एक खास तरह का पॉलिटिकल व्यू भी जो है वो रखता है। इसमें पंजाब अपनी गैर मुनकसिम शक्ल में नजर आता है। तो मैं इस गीत के हवाले से बात करने के लिए सरफराज आरिफ साहब से कहता हूं कि वो इस गीत पर अपनी बात का आगाज करें। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, और आपके तवस्सुल से जितने भी देखने वाले हैं उनको सलाम। जहाँ तक इस गीत की बात है तो मैं जो समझता हूँ इसे सुनने के बाद जो चीज़ें हमारे सामने आईं या मुझे महसूस हुई, उनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे जो है वो अपील हुई वो है कि हम भाई हम देखें तो ये गीत जिस खित्ते का है वो सरहद से उस तरफ का इलाका है, और इसे सुनते हुए इस बात का एहसास हुआ कि शायद उस तरफ का जो पंजाब है उसके यहाँ शनाख्त को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसमें वो किसी तकसीम का शिकार हो, किसी कन्फ्यूजन का शिकार हो, और वो अपनी रहतल में रहते हुए अपना बयानिया जो है उसको वो आगे लेके आ रहे हैं। मैं इसमें एक दो बात जो मेरे तजर्बे में गुजरी, मुशाहिदे में गुजरी, वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। मुझे याद पड़ता है कि शायद आज से 6-7 साल पहले हम अपने दोस्तों के दरमियान कहीं बैठे थे, तो उन्होंने मुझे तंग करने के लिए कि ये आरिश भाई ना थोड़ा अभी गुस्से में आ जाएंगे, उन्होंने एक गाना लगाया और आपस में उन्होंने ये बात की कि अभी ये म्यूज़िक बजेगा, जो आवाज़ आएगी उसी से ये, तो वो सिद्धू मूसेवाले का कोई गाना था। तो मैंने ऐसे पलट के देखा, उन्होंने कहा नहीं जी ये आपको सुनना पड़ेगा। खैर वो मेरा पहला तारुफ था उन साहब से। मैंने जब वो सुना तो मैंने उन्हें कहा कि इनके मज़ीद कुछ एक आध सॉन्ग जो है वो सुनवाएं मुझे। उन्होंने कहा कि आपको ये मौसीकी पसंद आ रही है, आप तो आम तौर पे ऐसी वो नहीं सुनते। मैंने कहा यार गायकी एक अलग बात है, वो जो कह रहा है ना ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो बात की जा रही है ये बात तो आज की जो नस्ल है, आज जो पंजाब का अलमिया है या उस खित्ते की जो आज जो मारूजी सियासत है, ये उस पे बात की जा रही है, ये उससे मुतल्लिक है। क्या वहाँ का नौजवान इस कदर वेल एजुकेटेड हो चुका है, बाशऊर हो चुका है कि वो खुलेआम ये सारी बात कर रहा है और उसे कोई इसका कोई खौफ डर नहीं। तो फिर ये सिलसिला हमें बहुत से लोगों के यहाँ नज़र आया। जैसे मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा, वो कनाडा में एक और गायक हैं, कनाडा से उनका ताल्लुक़ है या वो पंजाब में हैं, कनाडा जाते हैं, इस तरह से कुछ है। उनका नाम है शुभ। वो खालिस्तान जो उस तरफ का पंजाब है, वहाँ जो एक खालसा तहरीक है, वो उसके गायक हैं, वो उस तहरीक को लेके चलते हैं।
तो एक तो वो उनकी बहुत फॉलोइंग है, बहुत लोग उनको सुनते हैं और मतलब वो एक पॉपुलर सिंगर हैं। तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जहाँ शनाख्त के मसाइल नहीं होते वहाँ जो समाजी इर्तका है वो अपने मौजूदा मसाइल पर भी गुफ्तगू बड़े वसूख से करता है, बड़ी बड़ी जो है बड़े दलाइल से करता है, उनके यहाँ मंतक पाई जाती है, फिर वो अपनी ही रैतल के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो अलग से कुछ नहीं कर रहा होता। अब इसके बरक्स हम इस तरफ जो हमारी तरफ जो पंजाब है उसके यहाँ म्यूज़िक और उनकी शायरी में हम चीज़ों को देखें तो हमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स नज़र आते हैं। हमें लगता है कि शायद हम वो बात उस तरह से कर ही नहीं पा रहे। तो ये जो हमारे यहाँ एक हम वो कहते हैं कि तहजीबी तसादुम जो हो चुका है तकसीम के बाद, उसके ज़्यादा असरात शायद इस तरफ वाले पंजाब और इस तरफ वाले ख़ित्तों पर हैं। उधर वो एक प्रोसेस इर्तिका का हमें वो नज़र आ रहा है कि वो एक तरतीब से एक जो है वो फ़्लो के साथ चल रहा है और आज उनके वो सामने है। दूसरी बात ये है कि इस गीत में, अब मैं पंजाबी हूँ, मैं तो मेरे लिए इससे ये बड़ी कुछ ऐसे अल्फाज थे अहमद भाई, यकीन करें कि मैं मतलब जब वो सुन रहा था तो मुझे अपने एक आध दोस्त से रब्ता करना पड़ा कि भाई ये जो है इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। यानी हम अपनी ही ज़बान से इस कदर कटे हुए हैं, वही जो एक तहजीबी तसादुम की वजह से वजूद में आने वाला माशरा है, हम उसका हिस्सा हैं। हम शायद उस अलमिये का हिस्सा हैं। ना हमें वो अपनी जो मदर लैंग्वेज है वो सही से समझ आ रही होती, ना हमने जो अपना रखी है उस पर हम बहुत ज़्यादा गिरफ्त हासिल कर पाते। मतलब मेरा ताल्लुक़ चूँकि शेर से है, शायरी से है, तो हमने इस ज़बान को सीखा और वो सब किया। लेकिन यहाँ कितने लोग होंगे जो एक जो है वो बड़े इत्मीनान के साथ और बहुत आला किस्म की ये सरकारी उर्दू ज़बान जिसे हम कहते हैं वो बोल पाएंगे। तो ये एक वो कन्फ्यूजन नज़र आता है। तो इसमें बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे थे, मैंने दोस्तों से पूछे, मैंने कहा भाई ये इनके मानी क्या हैं और इनका ताल्लुक़ क्या है इन चीज़ों के साथ जैसे ये मिसरे बुने गए हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया भाई ऐसे है ऐसे है ऐसे। तो भाई हम एक मतलब पहले भी बात कर रहे थे कि याद होगा कि वो शिव कुमार बटालवी, हम जब उनकी शायरी भी पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिस्कस करना पड़ती हैं कि यार ये अल्फाज इनके मानी क्या हैं। ख़ुद एक ख़ित्ते की ज़बान उस ख़ित्ते के बासियों को जब समझ नहीं आ रही उस तरह से, या वो उस तरह से वो मामला नहीं कर पा रहे, उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो ज़ाहिर है कन्फ्यूजन उनके यहाँ मौजूद है। इसीलिए हमारे यहाँ सियासी नैरेटिव नहीं, उस तरफ देखें बड़ा क्लियर है, जमालियाती एतबार से क्लियर है, वो सियासी एतबार से क्लियर है। तो ये इस गीत का मुझे सबसे जो बड़ा खासा है वो ये लगा। अच्छा, इस गीत से जो है वो मेरे जो है वो अट्रैक्ट होने की या इस गीत की तरफ राग़िब होने की एक ख़ास वजह तो इसका टाइटल था मुल्तान। जाहिर है वो आपका शहर है, हमारा शहर है, हम मुल्तान में बैठकर जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और दूसरा, जब इसमें डेरा गाजी खान, कसूर, मियाँ वाली का जो है वो जिक्र आया तो एक ख़ास तरह की जो है वो इन इलाकों से जो है वो उस तरफ के पंजाब के लोगों की जुड़त इसमें जो है वो नजर आई। अब जिस तरह का पंजाब जो है वो जंग ढिल्लों के जहन में बसा हुआ है, वो एक गैर मुनक़सिम पंजाब है, एक वो पंजाब जिसकी अभी तकसीम नहीं हुई, जिसकी अभी वंड जो है वो नहीं हुई। बिल्कुल उसने इस गीत के मिसरों में जो एक खास तरह की ताकत है, उस ताकत के जरिए उस लकीर को मिटाने की कोशिश भी की है जो हमें जो है बॉर्डर की शक्ल में नजर आती है, जो हमें तकसीम की शक्ल में जो है वो नजर आती है। अब मुल्तान, कसूर, मियाँ वाली, डेरा गाजी खान, पिंड माही स्याल, इन जगहों से जो वहां के लोगों की जो वाबस्तगी है, जो जुड़त है, उसे अब जंग ढिल्लू जिसकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ 90s के करीब की होगी,
30-32 साल 33 साल जो है वो इस नौजवान की उम्र होगी। अब ये कहीं चौथी पांचवी नस्ल है जो तकसीम के बाद जो है जो सामने आई है, लेकिन वो उन शहरों से अपनी जुड़त का इजहार कर रही है जिनसे उनके बड़े जो है वो उठकर गए, वाबस्ता थे। अब उनके बड़ों ने किस अंदाज से अपनी औलादों के सामने अपने शहरों को याद किया होगा, वो अपने शहरों को याद करके कैसे रोए होंगे या कैसे बताते होंगे हमारे शहर जो है वो कैसे थे, हम कहां रहते थे, हमारे बाप दादा जो है वो उन्होंने जिंदगी कहां गुजारी और कहां की मट्टी में वो मरने के बाद शामिल हुए। ये सारी बातें कुछ इस अंदाज से जो है ना वो बयान की गई कि आप अब 4-5 नस्लें गुजरने के बाद भी लोगों की उन शहरों से, उन जगहों से जो जुड़त है वो उसी तरह जो है वो बरकरार है, ताजा है और वो उससे एक खास तरह के वो प्राउडली उस ताल्लुक को जो है वो जाहिर कर रहे हैं। उसमें किसी किस्म का कोई ऐसा वो नहीं है कि हमें जो है वो उन शहरों से, उन जगहों से वाबस्तगी पर किसी तरह की कोई शर्मिंदगी हो, कोई मलाल हो, कोई दुख हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो प्राउडली इन शहरों को और इन जगहों को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और देखें हमें भाई, इसी में वो है कि उनका जो अलमिया है, जो उनका दुख है, वो खित्ते के फोक से सामने आ रहा है जी। वो फोक मतलब वो कहा जाता है ना, जिस खित्ते का जो मसला है वो उसकी अपनी जो उसका अपना जो आर्ट है उसी में ढल के सामने आ रहा है। तो ये फोक में सामने आ रहा है, यानी कोई ख़ास और कोई ऐसी जो बाहर की इस्तिलाह है या बाहर की कोई चीज़ अपना सिन्फ है उसमें ढल के नहीं आ रहा, ये फोक के अंदाज में सामने आ रहा है। और ये जो हमने गीत सुना है ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इसकी जो गायकी है वो एक मखसूस या टिपिकल किस्म के फोक में ढल के आ रही है। कोई ऐसा कोई बड़ा आउटस्टैंडिंग हम ये नहीं कह सकते, कोई बड़ा मुनफरिद म्यूज़िक है, वही एक टिपिकल अंदाज है फोक का। मगर उसमें बुनियादी चीज़ क्या है कि उनके खित्ते का जो वो नस्लों से ट्रांसफ़र होता हुआ वो अलमिया है, वो आज की नस्ल के सियासी शऊर का हिस्सा बन चुका है और वो इसका इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। अच्छा, इसमें अहमद भाई मैं एक बात, जैसे आदिश ने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस गीत का जो एक और कमाल है वो ये है कि आप बहुत से गीत सुनते हैं जिनको सुनने के बाद आप बड़ी आसानी से उस गीत को ना एक खास कैटेगरी में लेकर चले जाते हैं कि ये एक खास इलाके का, ये एक खास कल्चर का या एक खास मुल्क का गीत है। इस गीत को यूनिवर्सली एक्लेम्ड मिलने की बुनियादी वजह ये है कि इस गीत के अंदर उसने जिस अंदाज से चीज़ों का जिक्र किया है वो किसी खास खित्ते की नहीं है। यानी अगर आप किसी बंदे को ये गीत सुनाएं और उसको बताए बगैर उसका जिक्र करेंगे ये गीत कैसा है, तो वो उसको अपना गीत समझेगा। उसको ये नहीं लगेगा कि ये किसी इंडियन सिंगर का गीत है, ये किसी खास इलाके का है। जिस अंदाज से उसने तमाम मनाजिर दिखाए हैं, जिन चीज़ों को वो लेकर इसके अंदर आया है, और ख़ास तौर पर जो इसकी शायरी है कि जिन शहरों का उसने जिक्र किया, जिस कल्चर का जिक्र किया। मियाँ वाली की बात की, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मियाँ वाली आप लोग जानते हैं कि जैसे गीतों का शहर है, शेरो नगमा का शहर, शेरो नगमा का शहर है। बड़े बड़े यहाँ पर हम जब बात करते हैं सिंगर्स की, और सिंगर्स की जब बात करते हैं सराइकी सिंगर्स की, तो अताउल्लाह ईसा खिलवी के जिक्र के बगैर ज़ाहिर है वो नामुकम्मल है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है सबसे ज़्यादा एल्बम्स आने के लिए। अभी आपने बात की कि उन्होंने जिस अंदाज से मियाँ वाली का और बाकी शहरों का जिक्र किया है, मुझे याद आया कि हमारे एक प्रोफेसर थे मियाँ वाली में, वो अक्सर बताया करते थे कि मियाँ वाली में अताउल्लाह ईसा खिलवी की वजह से जो एक फ़िज़ा बनी और वो सरहद पार जब गई, तो हमारे कुछ दोस्त जो भारत से पाकिस्तान और मियाँ वाली आया करते थे वो बताते थे कि हमने दिल्ली और कुछ और शहरों में बाकायदा एक मोहल्ला बना रखा है, एक मोहल्ले का नाम उन्होंने मियाँ वाली मोहल्ला रखा हुआ है। और वो कहते हैं कि उस मोहल्ले में आप चले जाएं और उनकी कैसेट्स की जो दुकानें हैं म्यूजिक की, आपको उन दुकानों पर अताउल्लाह ईसा खिलवी और बाकी उन सिंगर्स की कैसेट्स ऐसे मिलेंगी जैसे आप अपने पाकिस्तान के पंजाब के किसी इलाके में घूम रहे हो। तो जो इब्तिदा में आरिश ने बात की ना कि उन लोगों के यहाँ जो शनाख्त का मसला है वो उस तरह नहीं है। वो लोग सरहदों से मावरा होकर पंजाब को देख रहे हैं या देखते हैं,
और उनके यहाँ शायद बातें उस तरह नहीं मसाइल जिस तरह हमारे यहाँ है कि हम बात करते हुए 100 दफ़ा सोचते हैं कि इस मौजू को बात करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कहीं इस पर कोई कट ना लग जाए। तो हम अपने शायरी के अंदर भी और बाकी चीज़ों के अंदर भी बहुत मोहतात होते हैं। उनके यहाँ जो एक है ना कि बेसाख्तगी और ये बेबाकी शायरी के अंदर भी और मौसीकी के अंदर भी जो आती है वो बड़ी शानदार है, और वो बिल्कुल जैसे कहें कि क्रिस्टल क्लियर है अपना मैसेज कन्वे करने। बिल्कुल उनको कहीं कोई इब्हाम नहीं है। जामा भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप इस पे बात करें। इस गाने में, इस गीत में जो शायर ने जिस महबूब का या जिस महबूबा का जिक्र किया है, उस महबूबा का जो एक अपने खित्ते से, अपनी ज़मीन से ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ के साथ जुड़ी हुई तशबीहात, उसका जो सरापा बनाया है, उस पर थोड़ी गुफ्तगू करें कि वो तशबीहात कैसी हैं। और आज इस गाने में बहुत नयापन है, वो नएपन के साथ कैसी तशबीहात आई हैं और उनका सियासी और जमालियाती तजिया कैसा हो सकता है। ये जंग ढिल्लू साहब का ये जो गीत है मुल्तान, इसकी जो है वो ख़ास बात जो है ना वो इसकी शायरी है। जैसे अभी आपने बात की कि फोक म्यूज़िक, मैं ये इसमें इजाफा करूँगा कि इस पोइट्री में, इस शायरी में, इन लाइनों में, इनमें भी कुछ ऐसा रंग और ऐसी फ़ज़ा और ऐसी ताकत जो है वो मौजूद है जो आने वाले वक्त में फोक बन सकता है। क्योंकि इसमें जो है वो देहात की जो सादगी है, जो सच्चाई है और मिट्टी से जो जुड़त है, उसको बड़ा क्लियरली बांधा गया है, बहुत ही क्लियरली उसका इजहार किया गया है। बिल्कुल। और इस गीत में मौजूद जो महबूबा है, जो हीरोइन है, जो एक जैसे जो उन्होंने कहा है जंग ढिल्लो ने, जो मतलब जो एक जट्टी इसमें नजर आती है, वो पंजाब के कल्चर में, रवायात में और इतिहास में गूंधी हुई एक जो है वो नौजवान लड़की है। हाँ जी, जैसे इस गीत में जो है वो एक लाइन आती है, मान पिंडा च पदैशा दा, ठीक है ना, कि गांव में रहने को वो एक प्राउडली जो है वो उसको बयान कर रही है अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी आदात से और अपनी जो है वो गुफ्तार से, बातचीत से। अब इसमें जो हीरोइन है वो अपने इतिहास और कल्चर में तो गूंधी हुई है ही, लेकिन अपनी हिस्ट्री और अपनी जो है वो रवायात से भी जो है वो अनजान नहीं है। जैसे एक मिसरे में आया कि सोन सिंह शेतल दा सिख राज पढ़ दी, ठीक है ना, कि वो अपनी तारीख से भी जो है, और उसने अपने कमरे में जो है वो रानी जिंदा की तस्वीर जो है वो टांगी हुई है। तो वो अपने इतिहास और अपने जो है वो रवायात से भी जो है वो अनजान नहीं है, और उसके साथ साथ वो शर्मो हया और पाकीज़गी का पैकर है। और जो कमाल हुआ है इस गीत में वो ये है कि इस जट्टी का हुस्न बयान करने के लिए जिन भी तशबीहात और इस्तारात या जिन जो है वो अलामतों की जो है वो जरूरत थी, वो उसने बिल्कुल अपनी करीब करीब की देहात की जिंदगी से जो है वो हासिल की। उसको उस हुस्न को बयान करने के लिए अपने देहात से बाहर कहीं नहीं जाना पड़ा, उसने बिल्कुल करीब करीब की चीजों से जो है ना वो उस जट्टी का जो है वो हुस्न भी बयान कर दिया, उसके अंदर की दुनिया भी जो है वो बता दी, और उसका जो है वो स्वभाव, उसका किरदार, उसकी पाकीज़गी, उसका चेहरा, वो सारी चीजें बयान करने के लिए उसने देहात की ही जिंदगी से तमाम जो है वो चीजें जो है वो हासिल की। इसका मतलब तो ये हुआ ना अहमद भाई कि वहाँ वो जो खित्ता है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े शहर भी मौजूद हैं और लोग शहरी ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं, मगर वो शहरों में रहने वाले लोग भी अपनी देही ज़िंदगी से कटे हुए नहीं। और उसकी एक वजह जो मुझे समझ आती है वो शायद ये है कि वो अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है
वो उससे वाबस्ता है। हाँ। और जाहिर है वो शहर में भी बोली जाती है, वो देहात में भी बोली जाती है। तो इसलिए उनके लिए लफ्ज़ जो है वो अजीब नहीं है। जैसे हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे काने आदा मागला, याद है ना जी? अब वो जी काने आदा मागला ये क्या बला है, ठीक है। तो हमें जनाब वो समझना पड़ा कि ये असल में किसके मुतालिक बात करे, काने आदा मागला क्या होता है, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये लफ्ज़ जो है जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ओपरा ठीक है, उससे वो नाआशना होंगे। तो ये एक जो है ना वहाँ शायद इसलिए वहाँ का जो लिखने वाला है वो मतलब उसके यहाँ खुद एतमादी भी इसलिए है कि वो जो भी लिखेगा वो उस खित्ते के लोगों को बड़ा क्लियर समझ आएगा, वहाँ कोई ऐसी कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगी। अच्छा, इसमें जैसे आपने बात की, ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है। हम उर्दू ज़बान या सराइकी के अंदर एक बुनियादी चीज़ देखते हैं, आप खुद इसका जिक्र भी करते रहे हैं बहुत दफ़ा, हम भी इसका बहुत बरमला इजहार भी करते हैं, बहुत से लोगों से इस पे बात भी होती है कि ज़बान इर्तका पजीर होती है, ज़बान में तब्दीलियाँ भी आती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनको हम, चाहे वो उर्दू ज़बान की बात हो और चाहे वो सराइकी के, वो मतरूक हो गए। अब वो मतरूक हुए नहीं हैं, गाँव में वो लफ्ज़ आज भी उसी तरह मौजूद हैं, शहरों में वो मतरूक होते गए। हाँ। यहाँ जो बात आरिश ने की वो बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर कोई बंदा भारत के पंजाब में बैठा है, चाहे उसका ताल्लुक शहरी इलाके से है चाहे उसका देही इलाके से है, उन दोनों के यहाँ जबान के मसाइल वैसे नहीं है जैसे हमारे यहाँ। ज़बान खालिस मौजूद है, खालिस मौजूद है। हमें उसकी इब्लाग में मसला हो सकता है क्योंकि हम उससे उस तरह आशना नहीं है। हाँ। लेकिन जो सरहद पार उस तरफ लोग हैं, वो चाहे शहर में है या देहात में, उनके यहाँ वो जबान जैसे बिल्कुल क्लियर है, उनको मालूम है कि ये लफ्ज क्या है। अच्छा भैया, आप बता रहे थे कि ये जो शायर हैं जंग ढिल्लू, इन्होंने ये जो गीत है ये एक इंस्पिरेशन का नतीजा है, तो उस पर कुछ बात कर। वो मैंने जो है वो जंग ढिल्लों का एक इंटरव्यू देखा, उसमें उसने ये बात की कि मैंने ये गीत बलराज साहनी साहब की किताब मेरी पाकिस्तान यात्रा पढ़ने के बाद जो है वो उससे इंस्पायर होके लिखा। अब इत्तेफाक की बात है कि बलराज साहनी मेरे पसंदीदा राइटर हैं, एक्टर भी, और उनकी ये किताब भी मैं कई साल पहले जो है वो पढ़ चुका था। मेरे अपने पास ये किताब मौजूद भी है अब भी। अच्छा। लेकिन जब मैंने ये जंग ढिल्लों की ये बात सुनी कि उसने बलराज साहनी की किताब से मुतासिर होकर अगले दिन ये गीत जो है वो लिखा, तो फिर मैंने बलराज साहनी की किताब वो दोबारा देखी और उसमें वो हिस्सा खास तौर पर देखा जो उसके जंग के सफर के हवाले से, क्योंकि वो खसूसी तौर पर जो है वो जंग देखने के लिए आए थे, जंग की बोली सुनने के लिए आए थे और जंग की फजा में जाकर वो वारिस शाह की जादूगरी को महसूस करना चाहते। तो वो खसूसन जंग देखने क्यों आए थे? यही ना कि वो हीर वारिस शाह वो पढ़ चुके थे, ठीक है ना, और उनकी एक जुड़त भी जो है वो थी पंजाबी शायरी से। तो वो कि वारिस शाह ने जो जंग की फजा बनाई है वो मुजस्सम कैसी है, वो जब एक खास तरह के जो है वो शहर में जाकर आप उस फजा को महसूस करेंगे, तो वो सिर्फ वो महसूस करने के लिए बलराज साहनी साहब जो है वो पहले लाहौर आए और उसके बाद वो जंग पहुंचे। ये 1962 है, अक्टूबर 1962। अब बलराज साहनी ने, अब इसमें एक जो है वो मिसरा जो इस गीत की जो है वो रूह है वो ये है कि जिला मुल्तान ओदा पिंड माही स्याल। अब मैंने सोचा कि शायद बलराज साहनी ने कोई पिंड माही स्याल का कहीं जिक्र किया होगा उसमें, जो मेरी याददाश्त में नहीं है। तो मैंने वो किताब दोबारा देखी, लेकिन वहाँ वो किताब पढ़कर ये अंदाजा हुआ कि पिंड माही स्याल जो है वो खास तौर पर कोई शहर या गांव नहीं। हाँ, झंग को हम झंग स्याल कहते हैं, पूरा झंग जो है वो पिंड माही स्याल हो सकता है, ठीक है ना, पूरा झंग हो सकता है। अच्छा, बलराज साहनी के हवाले से जो है वो एक बात ये भी है कि बलराज साहनी जो है वो उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में लिखा करते थे।
ये भगत सिंह की फांसी के 1 साल बाद या कोई उसी साल ही ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिल हुए। बुनियादी ताल्लुक इनका छाछी मोहल्ला पिंडी से था, वहीं की इनकी पैदाइश है। जब ये गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचे तो उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में इन्होंने लिखने का आगाज किया। मैं अभी आप दोस्तों से बात कर रहा था कि अदब लतीफ जो उर्दू का बहुत ही मारूफ अदबी मैगजीन था, मंटो साहब भी इसके एडिटर रहे। मंटो साहब का एक अफसाना है काली शलवार, जिस पर मुकदमा चलाया गया तकसीम से पहले। अदब लतीफ के जिस इशू में मंटो साहब का ये अफसाना छपा था, उसी में बलराज साहनी की भी एक कहानी शामिल थी। यानी वो उस दौर के मारूफ अदीब थे, फाल थे, और जो है वो उर्दू के जो है वो मारूफ रसाइल में छपा करते। यहाँ तालीम मुकम्मल करने के बाद और इनकी जब शादी हो गई तो फिर ये अपनी बेगम के साथ गुरुदेव टैगोर के इदारे शांति निकेतन में पहुंच गए और वहां जाकर इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, बलराज साहनी। तो ये भी असल में हमारी आज की गुफ्तगू से रिलेटेड ही बात है कि वो गुरुदेव टैगोर ही वो आदमी थे जिन्होंने बलराज साहनी को कहा कि अपनी मां बोली में लिखो, जो तुम्हारी जो है मादरी जबान है, जो तुम्हारी मां बोली है, तुम उसमें लिखो। और गुरुदेव की इस बात के बाद जो है वो बलराज साहनी की जिंदगी बदल गई। वो आदमी जो अपनी जबान, अपने कल्चर और अपनी रवायात से कटा हुआ था, वो फिर सारी जिंदगी वो पंजाबी पंजाबी करते रहे। पाकिस्तान का जो उसका सफर था वो भी एक जो है वो पंजाबी शायर की जादूगरी की खोज में था। और इससे एक बड़ी जो है इस सफरनामे में मैं जो है वो पंजाबी अदब के हवाले से एक और बात जो है वो मुझे याद आ रही है कि ये पहले जंग आना नहीं चाहते थे। पाकिस्तान का इनका टूर तय था, जंग नहीं जाना चाहते। ये अपनी रवानगी से चंद दिन पहले बैठकर वारिस शाह को पढ़ रहे थे और कीट्स को पढ़ रहे थे। कीट्स की एक किताब जिसमें कीट्स का लिखा हुआ एक दिबाचा था, उसमें कीट्स ने यह बात की कि शायर को अपनी माँ बोली में ही अपना इजहार करना चाहिए। उसकी मादरी जबान उसके लिए जो मतलब इजहार की ताकत ला सकती है, कोई और जबान जो है वो नहीं ला सकती। ये बात पढ़ने के बाद जो है वो उसने ये तय किया कि मैं झंग भी जाऊंगा। जब वो झंग आ गए तो वो अपने मेजबानों के साथ, जिनमें एक साहब थे बिलाल जुबैरी जो वहां के मारूफ सहाफी थे, उनके साथ वो एक सड़क पर जा रहे थे बलराज साहनी। तो एक साहब जो है वो अपने घर के अहाते से उठकर सड़क के ऐन दरमियान आकर खड़े हो और बलराज साहनी के मेजबानों से पूछा, जनाब आप किधर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी कि हमारे दोस्त हैं बलराज साहब, इंडिया से आए हैं, जो है वो वारिस शाह की शायरी का जादू देखने के लिए झंग में। तो वो आदमी जो सड़क के दरमियान आ खड़ा हुआ था, झंग का मकामी आदमी, उसने कीट्स की वही बात दोहराई जो चंद दिन पहले बलराज साहनी पढ़कर आए कि शायर को अपनी मां बोली में लिखना चाहिए। अब वो बलराज साहनी जो है वो हैरान आंखों से उस आदमी की तरफ देख रहे थे कि यार जो बात मैं अभी चंद दिन पहले पढ़कर जिस बात ने मुझे मजबूर कर दिया, तो बात मैंने बहुत बड़े शायर की किताब में पढ़ी है, बहुत बड़ी अहम पढ़ी। वो एक आम आदमी की ज़बान, वो एक आम आदमी जो है वो मुझे जो है वो सड़क के दरमियान आकर वही बात कह रहा है। उसने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा और इस आदमी का कोई ऐसा कोई रूहानी कोई ताल्लुक था, जिसने जो है वो मैं यहां से जा रहा था और ये सड़क के दरमियान आकर इसने मुझसे जो है ना ये बात की और मुझे जो है वो हैरान कर दिया। अहमद भाई, अभी आपने आरिश ने जो सवाल किया उसी से मिलता जुलता एक सवाल है और वो मैं जानना भी चाहता हूँ कि जब उसने कहा कि जिला मुल्तान और ओदा पिंड माही सियाल, हाँ। इसकी ज़रा ये बताइएगा कि क्या किसी दौर में ये जो अगर हम पिंड माही सियाल है को झंग तस्वुर कर लें, हाँ। जैसा कि आपने कहा ना कि बाकायदा तौर पर इस नाम का कोई पिंड या कोई शहर हाँ। या कोई गांव मौजूद नहीं है, तो अगर हम झंग को तस्वुर कर लें कि ये एक शहर है, हाँ। और यही पिंड माही सियाल है जिसको वो शायर अपनी शायरी में बता रहा है,
तो क्या किसी दौर में झंग जिला मुल्तान का हिस्सा रहा है? बिल्कुल ऐसा था। ये झंग डिल्लू जो है वो मतलब तारीख पढ़ा हुआ आदमी है, चीजों को समझता है। वाह। तकसीम से पहले झंग मुल्तान का हिस्सा था, अच्छा, जिला मुल्तान था। ये 60s तक रहा, बल्कि सही। ठीक है ना, 60s तक रहा। अब पहले मैं इसको समझा था कि ये माहनी सियाल का जिक्र कर रहे हैं। खानेवाल के साथ माहनी सियाल मुल्तान ही का एक गांव है जी। जो अब जिला खानेवाल में शामिल जी, है। जी। मैं एक बार गया भी था माहनी सियाल, तो मैंने ये सोचा कि शायद तकसीम से पहले यहाँ के लोग माहनी सियाल को माही सियाल कहते हो, या लोग जैसे कुछ चीजों की तखफीफ कर देते हैं, जी, कुछ किसी लफ्ज को छोटा कर देते हैं जी, तो उसको या रवानी में बोल देते हैं। जी। तो माहनी सियाल जो है वो शायद माही सियाल कहा जाता हो इसको कभी, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये तय है कि झंग मुल्तान का हिस्सा था। और इस खित्ते में साइंस के हवाले से जो दो बड़े आदमी हैं, जो दो बड़े नाम हैं, एक डॉक्टर अब्दुल सलाम और एक डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, ठीक है जी, जो इंडिया चले गए थे। उन्होंने बाद में जो है वो नोबेल प्राइज हासिल किया। डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान में थे, वाह। इन्होंने भी नोबेल प्राइज हासिल किया। डॉक्टर अब्दुल सलाम का ताल्लुक झंग से है, जी। लेकिन डॉक्टर हरगोबिंद खुराना जो है वो उनकी जो पैदाइश का इलाका है वो यही माहनी सियाल के करीब करीब एक गांव है जिसको कहते हैं रायपुर। वाह। ठीक है ना, ये यही एरिया बनता है डॉक्टर हरगोबिंद खुराना का। और डॉक्टर हरगोबिंद खुराना की इब्तदाई तालीम मुल्तान की है, वाह। DAV स्कूल मुल्तान, जिसको अब मुस्लिम हाई स्कूल कहा जाता है। जी, जी। तो ये इसमें इन्होंने मैट्रिक डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने यहां से किया। यानी ये दोनों ही इस खित्ते के बड़े नोबेल प्राइज हासिल करने वाले लोग वो करीब करीब इसी झंग के एरिया के जो है वो, क्योंकि मुल्तान खान डिस्ट्रिक्ट खानेवाल जो है ना, वो जबान के एतबार से वो जगह है जहां झंग के असरात हैं। आपको मुल्तान की प्योर सरायकी मुल्तानी आपको खानेवाल और उसके मजाफात में नहीं मिलेगी। खानेवाल, कबीरवाला, यहाँ पर ये जो पट्टी है इसमें आपको झंग की बोली, जिसको अब हम रचनावी बोली कहते हैं, रचनावी, रावी और चनाब की जबान, उसके असरात मिलेंगे। और जो है वो झंग का मुल्तान का हिस्सा होने की एक और भी जो है वो बड़ी जो है वो ठोस मिसाल मेरे पास मौजूद है। वो ये है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के वालिद मुल्तान में जॉब करते थे, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे, मुल्तान में जॉब करते थे। 40s में 1940 के करीब मुल्तान में ही रहते थे। डॉक्टर अब्दुल सलाम पढ़ते झंग में थे, लेकिन गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए मुल्तान ही आया करते थे। और जब ये बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, ये तब भी झंग से नहीं गए थे बॉम्बे, ये मुल्तान से बॉम्बे गए थे। ये इनकी बायोग्राफी जो है वो मैंने पढ़ी है, उसमें भी मौजूद है कि ये मुल्तान से बॉम्बे गए और फिर वहां से आगे इन्होंने जो है वो बैरून मुल्क का जो है वो सफर तय किया और बाद में जो है वो बड़े मारूफ जो है वो नोबेल लॉरिएट बने। तो ये जो है वो झंग मुल्तान का हिस्सा था। 60s में कहीं जो है वो झंग जो है वो फैसलाबाद में शामिल हुआ डिवीजन में, और जो है वो उस वक्त जो लाइलपुर था, तो बाद अब जो है वो लाइलपुर फैसलाबाद डिवीजन में जो है ना वो झंग शामिल है। लेकिन इस गीत में, अब हम इस गीत की तरफ आते हैं कि इस गीत में मुल्तान, कसूर, डेरा गाजी खान, मियां वाली, इन शहरों को जिस तरह याद किया गया है, उससे एक बात तो ये साबित हो रही है कि पंजाब, इंडियन पंजाब में रहने वाले वो लोग जिनके बुजुर्ग इस पंजाब से हिजरत करके वहां गए थे, उनकी शनाख्त आज भी उनके पुराने शहर हैं। वो अपनी इन्हीं जो है वो इसी शनाख्त, उनकी आइडेंटिटी यही बनती है कि क्या मिसरा उन्होंने लिखा है कि पिछा मियां वालिदा ते नान का कसूर है।
तो ये जो है वो एक बड़ा जो है वो ताकतवर जो है वो मिसरा ये बता रहा है कि ये लोग जो है वो आज भी अपने इन्हीं शहरों से वहां जो है वो पहचाने जाते हैं और उस पर जो है वो एक खास तरह का प्राउड भी करते हैं और जो है वो उनकी जो वाबस्तगी है वो नस्लों के बाद भी जो है वो खत्म होने में जो अच्छा, है वो यहाँ नहीं अहमद भाई एक सवाल है, वो उसे देखें कि मुल्तान या डीजी खान या मियाँ वाली, क्या ये खालिस्तान तारीखी एतबार से पंजाब ही के शहर थे? जैसे कि हम उस दिन बात भी कर रहे थे और लोग भी जानते हैं कि मुल्तान एक ज़माने में अलग एक सूबा था और बात कर रहे थे हम इस पे, और इसको जो है रंजीत सिंह के दौर में फतह किया गया और इस गाने में उस फातेह का नाम भी मौजूद है। फातेह का, और वो ये भी हम उस पर खास तौर पर बात करेंगे कि वो इत्तफाक से नाम नहीं आ गया। जैसे कोई इत्तफाक होता है, ऐसा नहीं है शायर को कि शायर को पता है, उस इतिहास का, उस तारीख को पता है कि वो मुल्तान पर गीत लिख रहा है तो वो हरि सिंह नलवा का जिक्र किए बगैर वहां से गुजर नहीं सकता। हाँ, क्योंकि वही तो बुनियाद बनाने वाला है, बुनियाद बनाने वाला वही है, जोड़ने वाला, पंजाब से जोड़ने वाला। हाँ, असल में इस बात के करने से पहले मैं एक और छोटा सा जो है ना वो ये इजाफा करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक आम तस्वुर ये है कि इंडियन पंजाब में जो सिख मौजूद है इस वक्त, उनका ताल्लुक जो है ना वो अपर पंजाब से ज्यादा था। मैं भी इसी तरफ आ रहा था, जैसे जिसको हम चढ़दा पंजाब कह लें कि वो अपर पंजाब के इलाकों से उनका ताल्लुक था। जैसे बाबा गुरु नानक जो उनकी जाए पैदाइश है ननकाना साहब, करतारपुर, ठीक है, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, ये वो जगह हैं जहां सिख तारीख के बहुत से मुकद्दस मकामात आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारी निशानियां जो है वो मौजूद है। लाहौर जो है वो रंजीत सिंह का पाया तख्त भी रहा। तो ये तो सारी चीजें वो हैं जो सामने की। ऐसा लगता है कि सिख मत का और बाबा जी का ताल्लुक जो है वो ज्यादा अपर पंजाब के शहरों से, लेकिन ये एक गलत तस्वुर है। अच्छा, ये एक टोटली गलत तस्वुर है। मुल्तान जिस तरह हिंदू मत का एक बड़ा अहम तरीन और मुकद्दस शहर है, मुल्तान की इसी तरह जो है वो बड़ी गहरी वाबस्तगी बाबा जी के साथ भी है, बाबा गुरु नानक जी के साथ, ठीक है। अपर पंजाब के वो इलाके जहां वो पैदा हुए, जहां उन्होंने जिंदगी गुजारी या अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम गुजारे, वो तो लोग जानते हैं, दुनिया जानती है। अब वो बड़ी बड़ी जो है वो मुकद्दस जगह हैं, लोग वहां आते हैं और वहां मत्था टेकते हैं, अपनी मजहबी रसूमात मजहबी रसूमात अदा करते हैं। लेकिन मुल्तान इन अपर पंजाब के शहरों के अलावा मुल्तान वो एक वाहिद शहर है जिसकी बड़ी गहरी जुड़त है बाबा जी के साथ। बाबा गुरु नानक जो है वो अपनी जिंदगी में 3 बार जो है वो अयोध्या गए, जिसको अब हम पाक पत्तन कहते हैं। तो ये इनके जो तीनों जो सफर है, ये तीनों बार मुल्तान आए। अच्छा, तीनों बार ये मुल्तान में आए, इन्होंने यहां कयाम किया। मैं आज भी उन जगहों की निशानदही कर सकता हूं, पॉइंट आउट कर सकता हूं कि ये जगह है, ये वो जगह है जहां बाबा जी बैठा करते थे। यहां उन्होंने चिल्ला काटा, जिसको हम मेडिटेशन कह सकते हैं। और यहां ये वो जगह थी जहां से गुजरकर बाबा जी आया करते थे मुल्तान के पीरों से मुकालमा करने के लिए, पैलाग करने के लिए। आज भी हम उन जगहों की निशानदही कर सकते हैं। तो उसी वाबस्तगी की वजह से मुल्तान बड़ा एक अहम जो है वो सिख मत का शहर बना। बाबा जी के बाद अब वो एक चीज मेरे अपने मुताले की नहीं है, मैंने सुनी थी। हमारे यहाँ एक साहब होते थे जिनका नाम था हनीफ चौधरी। हनीफ चौधरी शहर के मारूफ सहाफी थे, अफसाना निगार थे। हनीफ चौधरी साहब वो आदमी है जो इंडियन पंजाब में भी उनको पढ़ाया जाता है, उनकी पंजाबी कहानियां, यानी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के निसाब में, सिलेबस में आपको हनीफ चौधरी साहब की कहानियां मिल जाएंगी। अमृता प्रीतम और दीगर सिख जो है वो पंजाबी लिखने वाले लोगों से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था हनीफ चौधरी साहब का।
हनीफ चौधरी ही वो आदमी थे जिन्होंने 80 साल की उम्र में अली हैदर मुल्तानी पर पीएचडी की। अली हैदर मुल्तानी जो मुल्तानी जबान के पहले साहिब किताब शायर। हनीफ चौधरी साहब का मैंने इंटरव्यू किया था 2015 में या 16 में। बुजुर्ग थे, अब उनकी डेथ हो चुकी है। हनीफ चौधरी ने जो है वो मुझे बताया था कि बाबा जी के बाद जो है वो गुरु अर्जुन देव भी मुल्तान आए और उन्होंने यहाँ कयाम किया। उनकी कोई नज्म भी जो है वो मुल्तान पर जो है वो मौजूद है। ये मतलब मेरे अपने पढ़ने में नहीं आ सकी वो नज्म, मैंने तलाश तो किया लेकिन ये था। अब उसके बाद जो है वो आखिरी गुरु के साथ मुल्तान का रिश्ता बनता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जो आखिरी गुरु थे, उनका मुल्तान से ताल्लुक बना भाई नंदलाल जी गोया की वजह से। भाई नंदलाल गोया मुल्तान के बड़े मारूफ जो है वो सिख शायर थे। सिख जो है वो पूरी दुनिया में उनको लोग जो है वो जानते हैं। वो उन लोगों में शामिल हैं कि गोल्डन टेम्पल में जिनका कलाम गाया जाता है, यानी गुरु नानक, भाई गुरदास और उसके बाद जो है वो भाई नंदलाल जी गोया। अगर आपको जो है वो गोल्डन टेम्पल में कोई जो है वो बैठे हुए जो है वो लोग कोई पर्शियन कोई कलाम गा रहे हैं तो वो भाई नंदलाल जी गोया का कलाम होगा। उन्होंने जो है वो अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा गुरु गोविंद जी के साथ जो है वो गुजारा। भाई नंदलाल गोया जो है वो गुरु गोविंद सिंह से जो है वो 33 साल बड़े थे, लेकिन वो उन पर के जो है वो मुरीद हुए। उनके जो है वो उन्होंने अपना जो है वो उनको गुरु माना, गुरु गोविंद सिंह को, और वो उनके दरबार के 52 शायरों में शामिल थे। राज करेगा खालसा जो है वो नंदलाल गोया की ही एक जो है वो तवील नज्म की लाइन है, जिसमें पूरा खालिस्तान का जो है वो तस्वुर जो है वो मौजूद है। नंदलाल गोया मुल्तान आने से पहले जो थे वो ला मजहब थे। अच्छा, इथीस थे। उनके वालिद विष्णु बैरागी थे, लेकिन नंदलाल गोया जो थे वो किसी मजहब पर जो है वो ईमान नहीं लाते थे। ये गजनी में पैदा हुए और उनके वालिद की गजनी में डेथ हो गई, तो ये फिर मुल्तान जो है वो आ गए कहीं जो है वो ले 16वीं सदी के आखिर। औरंगजेब आलम शाहजहां का जमाना था सर। उन दिनों औरंगजेब आलमगीर मुल्तान का गवर्नर था। अच्छा, तो ये जो है वो औरंगजेब आलमगीर के दरबार में दाखिल हुए, मीर मुंशी बने। मीर मुंशी कहते हैं जैसे सूबे का चीफ सेक्रेटरी होता है। तो नंदलाल गोया ने गुरु गोविंद सिंह के साथ जो है वो उनकी यहाँ शादी जो है वो एक सिख खानदान में थी। नंदलाल गोया अपनी बीवी के कहने पर वो आनंदपुर जाकर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह से जो है वो मुलाकात की, उनके मुरीद हो गए। उन्होंने अपना उनको जो है वो गुरु मान लिया और गुरु के एक तरह से जो है वो दास बन गए। गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर ही भाई नंदलाल गोया ने मुल्तान में एक ऐसा स्कूल कायम किया जिसमें जो है वो सिख मत की तालीम दी जाती थी, अरबी और फारसी भी पढ़ाई जाती। अच्छा, वहां म्यूजिक की भी जो है वो क्लासेस होती। वाह। और म्यूजिक पढ़ाने वाले लोगों में जो भाई मर्दाना हैं, जो गुरु नानक के एक साथी थे जो उनके साथ सफर किया करते थे, इकतारा बजाया करते थे, मर्दाना के खानदान के कुछ लोग आकर वहां पर म्यूजिक की तालीम भी दिया करते। तो नंदलाल गोया के बाद जो है वो उन्हीं के खानदान के एक साहब थे जिनका नाम था भाई मेघराज गरीब। ये वो आदमी थे जिन्होंने नंदलाल गोया की फारसी शायरी को, पर्शियन को मुल्तानी जबान में ट्रांसलेट किया। अच्छा, तो ये जो है वो सिखों की जो है वो ये नहीं है कि इस खित्ते से जो है वो सिखों का कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं था, बहुत अहम तरीन ताल्लुक था। भाई नंदलाल गोया पर सबसे अहम किताब लिखने वाले, बुनियादी किताब लिखने वाले भाई रामदयाल, भाई मेघराज ही के पोते थे।
उनका घर भी आगापुरा में जो है वो अब भी जो है वो भाई रामदयाल का जो है वो मौजूद है। तो इसी तरह जो है वो इस मुल्तान के खित्ते का कोई शहर साउथ पंजाब का ऐसा नहीं था जहां सिख आबादी ना हो। मुल्तान में बड़ी तादाद में सिख जो है वो मौजूद थे। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, हाँ, गुरु गोविंद सिंह के एक और जर्नैल का ताल्लुक भी ये जो मुजफ्फरगढ़ के साथ अलीपुर है, अलीपुर से था। ये जो है वो गुरु गोविंद सिंह के बड़े ही नामवर जर्नैल थे, भाई मानी सिंह। इसी तरह सिख जो है वो पंजाबी पोइट्री के एक बहुत अहम तरीन नाम है जिनको कहते हैं भाई वीर सिंह। भाई वीर सिंह के बुजुर्ग भी मुल्तान के रहने वाले थे। फिर ये कोई खानदान जो है वो तकसीम से कुछ अरसा पहले मेरे ख्याल में ये झंग जो है ना वो चला गया भाई वीर सिंह का, लेकिन ये बुनियादी तौर पर रहने वाले मुल्तान के ही थे। तो मुल्तान में जो है वो सिखों के बहुत सारे गुरुद्वारे थे। ठीक है जी, बहुत सारे गुरुद्वारे थे, इबादत गाहें थे, इबादत थी। ये जो देहात के एरियाज हैं साउथ पंजाब के, जैसे डेरा गाजी खान, अलीपुर, मुजफ्फरगढ़, यहां ज्यादा तादाद थी लबाना सिखों की। लबाना सिखों की, ठीक है ना। मतलब सिख पंजाब के लोग जानते हैं कि लबाना सिख जो है वो कौन है। उसमें बड़े बड़े जो है वो नामवर लोग भी जो है ना बहुत सारे। सिखों का मतलब अब तकसीम के बाद यहां से हिजरत करके जाने वाले लोगों में बड़ा अहम तरीन नाम है मिल्खा सिंह। ठीक है जी, बिल्कुल। उन पर फिल्म बनी, पूरी दुनिया ने देखी, ऑस्कर के लिए नामजद हुई, भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग। अब हमें जो है वो इत्तफाक की बात है, ये एजाज हासिल है कि मैं मेरी गुफ्तगू होते रही मिल्खा सिंह जी से, कई बार हुई, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। हमारे चैनल पर भी कुछ वीडियोस मौजूद हैं जिसमें जो है वो मिल्खा सिंह जी की गुफ्तगू मौजूद है। ये मुजफ्फरगढ़ से बुनियादी ये इनका जो है वो जिला मुजफ्फरगढ़ था जी, लेकिन इनका जो इलाका था वो कोटद्दू था। अच्छा, तहसील कोटद्दू जी। का एक गांव था जिसको गोविंदपुरा जो है ना वो कहा जाता था। अब अहम तरीन जो बात यह है कि जो उस फिल्म में नहीं बताया गया, मुजफ्फरगढ़ और कोटद्दू से उनका ताल्लुक तो बताया गया, लेकिन इससे भी अहम बात जो है वो ये है कि मिल्खा सिंह तकसीम के वक्त जब ये सारी मार धाड़ शुरू हुई है, कत्लो गारत शुरू हुई है, मिल्खा सिंह मुल्तान में थे। इनके बड़े भाई जिनका नाम था मक्खन सिंह मुल्तान में मिलिट्री में होते थे, फौज में थे वो, और उनको आर्मी की तरफ से एक क्वार्टर मिला हुआ था जो पुराना बिजली घर अजीज होटल, जिसको हम शेरशाह रोड कहते हैं, इसके करीब जो है ना ये कैंट के एरिया में मिल्खा सिंह रहा करते थे। और जो अब फेडरल स्कूल नंबर 1 कहलवाता है कैंट का, इस स्कूल में मिल्खा सिंह जो है वो पढ़ा करते थे। अच्छा, ये जो गीत है अहमद भाई, अब इसको देखें तो इस गीत का जो रंग है, जिस तरह से ये गीत बुना गया है, जंग ढिल्लों साहब ने इसको जिस तरह लिखा है, अगर हम पंजाबी शायरी का या पंजाबी लिखारियों का उस शऊर का इर्तिका देखें तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ये इंस्पिरेशन पंजाबी के एक बड़े शायर, सब उनके नाम से वाकिफ़ हैं, पाश साहब, तो और वो थे भी रोशन ख्याल, तरक्की पसंद शायर, क्या ये उन्हीं का कोई सिलसिला, उस सोच का इर्तिका है, या फिर हम जैसे पंजाबी के बाकी शोरा हैं, मतलब शिव हैं तो शिव एक और तरह के शायर हैं, अमृता प्रीतम हैं तो एक, तो हम इस तरह की जो शायरी इनके यहाँ जो नौजवान नस्ल के यहाँ है, उसको हम उसका जो शजरा निकालने की कोशिश करेंगे तो वो हम किस तरफ जाएंगे कि ये यहाँ से हम ये बात कर सकते हैं कि ये शऊर इस तरह से डेवलप हो रहा है। अच्छा, ये जो अदब के ज़रिए जो है वो एक ख़ास तरह का सियासी जो आप अपना नुक्ता नज़र जो है वो कायम करते हैं, इसकी मिसालें जो है वो आपको मुख्तलिफ ज़बानों की शायरी में जो है ना वो मिल जाएगी। बिल्कुल, ठीक है ना। हमारे यहाँ फैज़ इसकी भी एक बड़ी मिसाल थे। ठीक है, तो ये जो खित्ता जो है वो पंजाब है, तकसीम के बाद जो है
इसका कुछ अरसा तो अपने जख्म सहलाने में गुजर गया, अपने जख्मों पर पट्टियां और मरहम लगाने में जो है वो गुजर गया। जब लोगों को तकसीम के कुछ अरसा के बाद उनके हवास जो है वो बहाल हुए और लोग जो है वो एक अपनी पुरानी सरशारी में वापिस आए, तो उनको ये लगा कि इस तकसीम ने जो है वो हमारे कोई अंदर भी जो है ना वो एक तकसीम पैदा कर दी। ये लकीर जो है ये कहीं इसने हमारे कोई इलाके ही तकसीम नहीं किए, ये कोई हमारी तारीख को भी काट रही है, हमारी रवायात को भी काट रही है, और इंसान के अंदर जो है वो एक खास तरह की जो अपने माहौल से, अपने कल्चर से, अपनी तारीख से जो एक वो ताकत हासिल करता है, ये उसको भी जो है वो रौंद रही है। तो आप ये देखें कि जो तकसीम के बाद की पहली जो दहाई है वो तो इसी तरह के मलाल और पछतावे में गुजर गई। उसके बाद लोगों को जब जो है वो कुछ थोड़ा सा शऊर आया, होश आया, तो उन्होंने फिर अपने जो है वो पुराने खित्तों को याद करना शुरू किया, और जो है वो ये एहसास उजागर हुआ कि तकसीम हमसे क्या कुछ छीन कर जो है ना वो ले गई। तो उसके रद्द अमल में मुख्तलिफ तहरीकें शुरू हुई। ठीक है जी, वो अदब की सतह पर थी, वो सियासत की सतह पर थी, या वो कुछ और जो है वो कुछ ऐसी तंजीमों की तरफ से थी जो बातचीत के बजाय जो है वो हथियार से बात करने की कोशिश जो है वो करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे में जो है वो शायर क्या करेगा? जिसके पास कलम है, जो बोल सकता है, जो लिख सकता है, वो फिर अपनी शायरी के जरिए अपने लोगों की ताकत बनेगा, अपनी तारीख को जो है वो एक नया रंग देकर जो है वो दोबारा लेकर आएगा सामने। ठीक है ना, तो यही कुछ हुआ। पाश जो इसकी जो है वो सबसे बड़ी जो मिसाल है, जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। ठीक है, शायरी के रास्ते उन्होंने इसी तरह की जो है वो बात की, अपने खित्ते की, अपने लोगों की। तो अब सिर्फ जो है वो जंग ढिल्लों के यहाँ नहीं है। इस वक्त जो है वो पंजाब, इन्होंने एक बात जो है वो जंग ढिल्लों ने एक इंटरव्यू में की कि लोग जो सुनने वाले हैं वो हमारे गीतों को सिर्फ जो है वो तफरीह और इंटरटेनमेंट के नुक्ता नजर से सुने, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके अंदर जो चीजें, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि पंजाब में इस वक्त सियासी सतह पर जो एक हलचल है, जो एक कशमकश जो है वो चल रही है, वो बड़ी शदीद है कि आपके खित्ते की जो तमाम बड़ी सियासी पार्टियां हैं, या आपके खित्ते का जो बड़ा एक सियासत का जो एक धारा है, एक ग्रोह है, जिनके हाथ, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके हाथ में ताकत है, ठीक है ना, वो लोगों को उस तरह जो है वो उनको मुतमईन नहीं कर पा रहे जिस तरह लोग होना चाहते हैं। तो वैसे में फिर होता क्या है? अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर होगा क्या? उसका एक रद्द अमल आएगा। उसका रद्द अमल आर्ट की शक्ल में आएगा, थिएटर की शक्ल में आएगा, स्ट्रीट थिएटर में आएगा, ठीक है ना, गीत में आएगा। तो वो पंजाब का शायर जो है ना वो कर रहा है, बड़े खूबसूरती से कर रहा है। सिर्फ जंग ढिल्लों नहीं है, इस वक्त जो है वो जितने भी जो है वो जो बड़े गीतकार हैं, वो जो है वो उसी तरह का अपना एक सियासी जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। बिल्कुल, उनके यहाँ जो है वो जो सबसे बड़ा वो मसला है वो वही तकसीम है। ठीक है ना, वो तकसीम का जो जख्म है ना, आप किसी भी इस तरह जिस गीत की फजा सियासी हो, अगर आप उसके अंदर झांकने लग जाएं तो आपको वही जो है ना वो तकसीम की एक लकीर नजर आएगी, और उस लकीर से लहू भी बहता हुआ नजर आएगा।
हाँ ऐसे ठीक है ना। वो कभी आंखों से निकल आता है और जो है वो कभी लफ्जों की शक्ल में जो है वो गीतों में ढल जाता है। तो ये वहां का असल में जो वहां का जो शायर है उसने गाना भी सीख लिया है। वो अपने इजहार को कुछ दूसरे लोगों के हवाले करने के लिए भी तैयार नहीं है, ठीक है ना। उसका कहना जो है वो ये है कि मैं अपने लिखे को खुद ज्यादा बेहतर अंदाज में पेश कर सकता हूं। सत्येंद्र तो सरताज सरताज जो है वो सिद्धू मूसेवाला, ठीक है ना। अभी जो है वो मजीद मिसालें भी जो हम दे सकते हैं। वैसे भी जो है वो जदीद जितने भी सिंगर्स हैं वो खुद लिख रहे हैं, वो खुद लिख रहे हैं या उनका ताल्लुक ऐसे लोग लिखने वाले लोगों से है जो उनके अंदर की बात को जो है वो अपने लफ्जों में पेंट जो है भाई एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो भी शायद इस ऐसे गीतों की एक बड़ी वजह मुझे लगती है। वो ये है कि हम सरहद पार देखते हैं तो वहाँ एक तसलसल के साथ जमहूरियत रही। वहाँ का जो आइन है, आप जब भी ये लफ्ज बोलते हैं मेरे दिल पर आरा चलता है जब आप कहते हैं सरहद पार। बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि हमारे अपने लोग जो उधर हैं या इधर है, क्योंकि हम इन सरहदों के कायल नहीं। हाँ वैसे बात कर रहा हूँ। तो उधर एक और उनका जो जाहिर है आइन है वो एक सेकुलर आइन है। शायद ये वहाँ के शायर का इस तरह से दलेर होना, इस तरह वहाँ आर्ट का बड़े जो है वो बड़े फ्लो के साथ सामने आना, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ जो अवाम को जो चीज़ें मिली, जो समरात मिले, वो उस जमहूरियत और सेकुलर आइन से बहरहाल बहुत ज़्यादा मिले। उसकी वजह से हम अपनी तरफ देखें तो हमारे यहाँ बड़े मसाइल रहे और उसके उन मसाइल के असरात भी इस खित्ते के लोगों पर जो है वो ज़ाहिराना थे। एक वो बंदिश रही, दबाव रहा और लोग जो हैं वो आज़ादी इजहार राय के लिए उस कशमकश का शिकार भी रहे। और शायद ये भी एक वजह है कि यहाँ का जो लिखारी है या यहाँ जिस भी खित्ते का कोई लिखारी है वो दबा हुआ भी है। अच्छा, अगर वो दबा हुआ नहीं है, वो लिख रहा है, तो उसको समझने वाले लोग उस तरह मुयस्सर नहीं है, क्योंकि वो ज़रूर दबे हुए। और वो दबे हुए लोगों को जो शायरी पसंद आती है, जिस तरह की पसंद आती है, वो एक टिपिकल जो सदियों से चल रहा है एक वो उस तरह का बयानिया पसंद आता है, इसलिए वो उस पर झूमते भी हैं। यहाँ के आप पंजाबी अगर गीत भी देख लें तो आपको यूँ लगेगा कि ये रवायती पंजाबी गीतों का ही एक जो है वो बना दिया गया है। लेकिन उस तरफ देखें तो वहाँ इस तरह का शायर भी मौजूद है, तो इस तरह की ऑडियंस भी मौजूद है। और उसकी वजह शायद एक ये है कि उस तरफ वाले पंजाब में, क्योंकि वो जो रियासत है उसे जमहूरियत और उस सेकुलर आइन ने इतनी वुसअत दी, इतने इख्तियारात दिए, इतना वसी किया कि भाई तुम अपनी बात कर सकते हो और डंके की चोट पे जो है ना वो तुम अपनी बात कह सकते हो। फिर उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हालिया ये जो उनकी तहरीक थी, जो किसान तहरीक थी, हम उसे देखें तो वो जिस तरह जिस काज पे वो निकली और वो जिस कदर बढ़ गई, वो जितना आगे तक गई, हम अपनी इस रियासत में तो ऐसी किसी तहरीक को इस हद तक बढ़ते हुए नहीं देख पाते, या उसको रोन दिया जाता है या उसको रोक दिया जाता है। तो वहाँ जो है वो लोगों के अंदर वो जोश, वो जज्बा, तो एक शायद वजह ये भी है कि उधर वाला जो शायर है या उधर का जो लिखारी है या म्यूज़िक बनाने वाला है या आर्टिस्ट है, वो इसलिए भी ज़्यादा बाशऊर और दलेर है क्योंकि उसको वहाँ की ऑडियंस मिल जाती है। अब सिद्धू मूसेवाले को अगर ऑडियंस नहीं मिलती उस तरह से उसको, तो वो जाहिर है एक आध गाने के बाद दब जाता, वो बैठ जाता। उसने जो गाया उस पे उसे ढेर ऑडियंस मिली और उसके डाई हार्ड फैन जो उस पर अब भी, तो बाकी लोगों के यहाँ भी। तो ये शायद इसके एक वजह वहाँ की वो जमहूरी रवायात है। बिल्कुल, ये बात क्या कहते इंडियन पंजाब की जमहूरी रवायात ने वहाँ के शायर, अदीब और आर्टिस्ट को एक ताकत तो ये दी है कि वो अपनी बात जो है वो बड़ी जो है वो
जो है बगैर किसी खौफ के जो है वो कर सकते हैं। दूसरा एक बात जो है वो इंडियन पंजाब में ये भी मौजूद है, जब आपके यहाँ कल्चर किसी एक रंग में मौजूद हो तो वो जरा ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ऐसा ही है। ठीक है ना। अब इंडियन पंजाब में वो जितना भी इलाका है उसमें पंजाबी ही बोली जा रही है, एक ही कल्चर है। तो ऐसे में जो है वो जो आपकी कल्चर जो है वो एक खास तरह की जो है वो ताकत हासिल कर लेता है। इंडियन पंजाब में जो है वो वहाँ के शायर में जो है वो इजहार की ताकत का एक जो मंबा जिसको हम सोर्स कहते हैं वो है वहाँ की इज्तमाई जिंदगी। जो इज्तमाइयत है वो कल्चर को एक खास तरह की ताकत देती है। इज्तमा जैसे फसलों की कटाई, ठीक है, जैसे त्योहार, जैसे मेले, ठीक है, और ये वो चीजें हैं जो हमारे पंजाब से जो है वो शौरी तौर पर खत्म कर दी। ऐसा ही है। वो जो मेलों ठेलों की यहाँ रवायात थी वो सारी की सारी जो है वो खत्म कर दी गई। लोगों का इकट्ठ जो है, लोगों का जो इकट्ठ है वो नहीं, कल्चर के लिए, म्यूजिक के लिए, वो खत्म कर दिया गया। अब तो लोग यहाँ पर जो है वो सियासी तौर पर भी इकट्ठे नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो जो लोगों का जो इकट्ठ है वो एक इंसानी समाज पर बड़े गहरे जो है वो असरात मुरतब करता है। उनको एक पॉइंट पर लाने के लिए, किसी भी एक खास जो है वो इशू पर इकट्ठा करने के लिए लोगों का जो है वो इकट्ठ जो है ना वो बहुत ही अहम है और जो है वो जरूरी है। उससे जो है वो कल्चर को एक खास तरह की जो है वो ताकत जो है वो मिल जाती है जो उनको हासिल है और हम जिससे जो है वो महरूम। सही बात। जंग ढिल्लों के इस गीत में एक खास जो है वो सिख तारीख का एक अहम तरीन नाम जो है वो शामिल हुआ है, वो है हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा जो है वो रंजीत सिंह का अहम तरीन और सबसे नुमाया जो है वो जर्नैल था। मुल्तान पर जो है वो जो नवाब मुजफ्फर खान के दौर में जितने भी हमले हुए, उन हमलों में अक्सर हमलों में हरि सिंह नलवा जो है वो फौज को लीड करते हुए मुल्तान आए। जो आखिरी अटैक है 1818 मुल्तान पर, जो आखिरी जो अटैक रंजीत सिंह की फौज ने किया, और उस वक्त भी फौज को लीड जो है वो महाराजा के बेटे खड़क सिंह और हरि सिंह नलवा कर रहे थे। यहाँ जो है वो एक तवील मुहासरा हुआ। हम इस वक्त जहां बैठकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वो जगह है जहां से अंग्रेज फौज जो है वो मुल्तान शहर में दाखिल। यहां से अभी 2 कोस के फासले पर मंदिर राम तीर्थ जो है वो मौजूद है। मंदिर राम तीर्थ वो जगह थी जहां सिख फौज ने अपना मोर्चा लगाया हुआ था और उस तरफ से अंग्रेज फौज आ रही थी। हमारे पास ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें आपको अंग्रेजों की सिखों पर चलाई हुई, सिख फौज पर चलाई हुई गोलियों के निशानात जो हैं वो नजर आएंगे। तो ये जो है वो हरि सिंह नलवा वो आदमी था जिसने 1818 में मुल्तान फतह करके रंजीत सिंह को दिया और मुल्तान में सिखों की हुकूमत कायम हुई, जो 1848 तक मुल्तान में अंग्रेजों के आ जाने तक जो है वो कायम रही। आखिरी मुल्तान में गवर्नर जो थे दीवान मूलराज थे सिखों के, और वो उन्होंने एक बड़ी ही जो है वो बड़ी मज़ाहमत की अंग्रेज फौज के खिलाफ। वो मज़ाहमत का एक जो है वो बहुत ही बड़ा जो है वो किरदार बनकर जो है वो सामने आए थे। तो ये वो सारी बातें हैं जो आज हमने की। सारी इन गुफ्तगू तक जो है हमें जो है वो जंग ढिल्लों के लिखे हुए गीत मुल्तान की फजा ने हमें मजबूर किया कि हम इस गीत की फजा में कायम रहते हुए ये सारी जो है वो बातें करें। इसमें बहुत सारे पहलू जो है वो शामिल हो गए हैं। मैं अपने दोनों दोस्तों जनाब आबिद मलिक साहब और जनाब सरफराज आरिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारी खुसूसी दावत पर आज की इस यात्रा में शामिल हुए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा
अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।